नमस्कार। मैं पोरस कुमार महावर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हैं। यद्यपि वे एक वंश के न थे, वे सभी सुल्तान तुर्क थे तथा अपने उनके वंश पृथक पृथक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतवी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। और इस प्रकार दिल्ली में इस समय में एक ने नहीं बल्कि 3 राजवंशों ने राज किया था। इसके अतिरिक्त इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की संतान था। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान अथवा दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेशों को विजय करके उन्हें अपने राज्य का अंग अवश्य बनाया था, किंतु वह गौर का सुल्तान था, न कि दिल्ली का। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक था। उसने न केवल अपने स्वामी को उसकी भारत विजय में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, अपितु अधिकांशतः वही उन विजयों और उनके संगठनों के लिए उत्तरदायी था। ऐबक की मुख्य सफलता भारत के तुर्की राज्य को गौर और गजनी के सुल्तानों के स्वामित्व से मुक्त करके उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का प्रयत्न करना तथा गोरी की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुई अस्थिर परिस्थितियों में उसे स्थायित्व प्रदान करना था। इसी कारण से उसे भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था। उसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। बचपन में निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने उसे एक दास के रूप में खरीदा था। तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। अनेक व्यक्ति अपने गुलामों को साहित्य, कला और सैनिक शिक्षा प्रदान करते थे। अनेक गुलामों को राज्य की उत्तम सेवा करने के योग्य बनाया जाता था और अनेक गुलाम सुल्तानों की सेवा करने के योग्य बनाए जाते थे, जिससे उनका अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। इस कारण उस समय के तुर्क सुल्तानों के अनेक गुलाम बहुत योग्य होते थे और वे राज्य सेवा में श्रेष्ठतम पद प्राप्त कर लेते थे। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में हुए अहिन बाढ़ के युद्ध में खरीदा था और वही इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और दिल्ली का सुल्तान बना। इसी तरीके से बहाउद्दीन बलबन को इल्तुतमिश ने 1232 में खरीदा और उसी बलबन ने इल्तुतमिश की एक पुत्री से विवाह किया। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह किया और अंत में स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। इस प्रकार मोहम्मद गोरी के योग्यतम सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्तीज और नसीरुद्दीन कुचावा उसके गुलाम थे। निशापुर के काजी ने ऐबक को सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की और काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया और अंत में मोहम्मद गोरी ने उसे खरीदा। अपनी योग्यता के कारण ऐबक अपने स्वामी की दृष्टि में उठ गया। ऐबक ने धीरे धीरे अपनी योग्यता के कारण अमीर अखूर अश्वशाला का अध्यक्ष के पद को प्राप्त कर लिया, जो उस समय बहुत सम्मानित पद माना जाता था। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1192 ईस्वी में गोरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया और इस प्रकार गोरी की मृत्यु के अवसर पर कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के दिल्ली, लाहौर और उसके अधीन भारतीय प्रदेशों का सूबेदार था। मोहम्मद गोरी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई महत्वपूर्ण कार्य करे। तराइन के द्वितीय युद्ध के समय वह गोरी के साथ था।
गोरी के वापस चले जाने के बाद अजमेर, मेरठ आदि स्थानों के विद्रोहों को दबाया, दिल्ली को अपने अधिकार में किया। 1194 ईस्वी में जब गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद से चंदवार नामक स्थान पर युद्ध किया, तब भी ऐबक उसके साथ था। इसके पश्चात उसने अलीगढ़ को जीता, अजमेर के विद्रोह को दबाया, गुजरात की राजधानी अहिल बाड़ को लूटा, राजस्थान के कुछ किलों को जीता और बुंदेलखंड के राजा परमार्थ देव को परास्त करके कालिंजर, महोबा, खुजराहों पर अधिकार कर लिया। इस तरह ऐबक ने अपने स्वामी गोरी को न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतने में सहायता दी, बल्कि समय समय पर उसकी अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों को तुर्कों के आधिपत्य में रखा और राज्य विस्तार भी किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का वध कर दिया गया। उसका कोई पुत्र न था और उसकी मृत्यु अचानक हुई थी। इस कारण उसके साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए अपने उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने अथवा कोई अन्य व्यवस्था करने का अवसर नहीं मिल सका। मोहम्मद गोरी की मृत्यु की सूचना पाकर लाहौर के नागरिकों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर आकर शासन सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए आमंत्रित किया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात 1206 ईस्वी में करवाया। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा, जिसे उसने अपने स्वामी गोरी से प्राप्त किया था। इस कारण ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया, लेकिन उस समय तक ऐबक अपनी शक्ति को स्वयं के प्रयत्नों से दृढ़ कर चुका था और इस तरह ऐबक को नियम पूर्वक अपनी दास्ता से मुक्ति भी 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई, क्योंकि गोरी ने अपनी मृत्यु के समय अपने किसी भी दास को दास्ता से मुक्त नहीं किया था। ऐबक को प्रारंभिक काल में सिंहासन पर बैठने में बहुत कठिनाइयाँ हुई। कई विद्रोह और राज्य में ही उसके जो विरोधी थे उनको दबाने में उसको बहुत कार्य करना पड़ा। लेकिन ऐबक ने जो उसका मुख्य कार्य था, उसने अपने स्वतंत्र एक राज्य की स्थापना कर दी और स्वतंत्र अस्तित्व एक अपना खुद बनाया। और इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि ऐबक भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था, क्योंकि गोरी की भारत विजय में ऐबक उसका सबसे बड़ा सहायक था और गोरी की अनुपस्थिति में उसी ने ही उसकी जो विजय थी उसको सुरक्षित रखा, संगठित रखा और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके भारतीय राज को गजनी के आधिपत्य से मुक्त करके स्वतंत्र राज्य में परिणत करने का प्रयत्न भी इसी ने आरंभ कर दिया। ऐबक वास्तव में मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्यतम गुलाम सिद्ध हुआ और वह अपनी योग्यता के कारण धीरे धीरे उन्नति करता हुआ सुल्तान के पद तक पहुंचा था और एक ऐसे राज का संस्थापक बना जो भारत में स्थायी रहा। ऐबक व्यावहारिक बुद्धि था, साथ ही उसमें कूटनीति का भी अभाव न था। उसकी प्रथम आवश्यकता भारत के तुर्की राज्य को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक रखना था और उसे गजनी के आधिपत्य से मुक्त करना था। उसने इसी दिशा में प्रयत्न किए और भारत में राज्य विस्तार की ओर ध्यान नहीं दिया। वह ये भी समझता था कि भारत में तुर्क सरदारों को अपनी अधीनता में लेना आवश्यक था, अन्यथा भारत का तुर्की राज्य छोटी छोटी जागीरों में विभक्त हो जाएगा। इस कार्य में वह सफल रहा। परंतु ऐबक की सबसे बड़ी योग्यता उसका एक कर्मठ सैनिक और योग्य सेनापति होना था। वह अत्यंत साहसी और अनुभवी सेनापति था। मोहम्मद गोरी की भारतीय विजयों का अधिकांश श्रेय उसी को है। इस प्रकार ऐबक एक योग्य सेनापति, एक व्यवहारिक शासक और एक उदार व्यक्ति था। वह भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना गया। जहाँ वह बहुत दानशील था, वहीं वह लाखों व्यक्तियों का रक्त बहाने वाला भी था। राजधानी में उसने एक शक्तिशाली सेना रखने के अतिरिक्त उसने सभी महत्वपूर्ण शहरों में भी सैनिक छावनियाँ स्थापित की। उसके सभी शासनाधिकारी प्राय सैनिक अधिकारी थे
उसने अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया और शक्ति के आधार पर लगान और अन्य करों को वसूल किया। उसका शासन एक फौजी जागीर की भांति रहा जिसमें स्थायित्व के गुणों का समावेश नहीं था। हिंदू मंदिरों का अवशेषों से मस्जिदों का निर्माण कराना भी उपयुक्त न था। इसके अतिरिक्त एवं अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर सका क्योंकि ऐबक के पास समय का अभाव था। उसके जीवन में दिल्ली सल्तनत को पूर्ण स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका। उसे गजनी सुल्तानों के समृद्धता के दावे से पूर्ण मुक्ति नहीं दिला सका। उसके ये कार्य अधूरे रहे क्योंकि लगभग शासक बनने के 4 साल बाद ही पोलो खेलते हुए ऐबक की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था।